हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस लेक्चर में हम सेक्शन 1 to 8 कवर करेंगे और अगले में 9 to 13। सो आपको पूरा समझना हो तो प्लीज दोनों जरूर देखना। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में आया था और इसके अंदर टोटल 13 सेक्शंस हैं। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द एक्ट जो है वो सिंपली बोलता है कि ये एक्ट है टू अमेंड एंड टू कोडिफाई लॉज रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अमंग द हिंदूज। ये एक्ट हिंदूज पे अप्लाई होता है। हिंदूज कौन है ये हम पहले एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हु इज अ हिंदू, डेफिनेशन ऑफ अ हिंदू में यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कस्टडी और गार्जियनशिप में फर्क क्या है? आपने बहुत सुना होगा बच्चे की कस्टडी उनके पास है और कभी सुना होगा कि वो गार्जियन है किसी के। कस्टडी क्या होता है? इट इज ग्रांटेड स्पेशली बाय अ कोर्ट एज अ मैट्रिमोनियल रिलीफ टू अ पेरेंट हु सीक्स इट, जबकि गार्जियनशिप एग्जिस्ट एज अ लॉ। कस्टडी क्या होता है? जैसे मान लो कोई कपल है और उनका डिवोर्स हो रहा है और उनका बच्चा है, तो उस केस में होता है ना, कोर्ट डिसाइड करता है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाएगी, बच्चा अपने माता के पास रहेगा या पिता के पास। सो दैट इज कस्टडी। बट गार्जियनशिप इट एग्जिस्ट एज अ लॉ। आप किसी बच्चे के गार्जियन होते हो, ये एक लॉ की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये कोर्ट ग्रांट करता है। गार्जियन में नॉट बी ए कस्टोडियन एंड वाइस वर्सा। देखो, एक जो गार्जियन है जरूरी नहीं है वो कस्टोडियन भी हो, कि कस्टडी मतलब बच्चा अभी फिलहाल किसके पास है। ठीक है, तो जो गार्जियन है जरूरी नहीं है कि कस्टडी उसी के पास हो। ओके, एंड सेम है, जरूरी नहीं है जिसके पास कस्टडी है वो उस बच्चे का गार्जियन हो। गार्जियनशिप में राइट्स ज्यादा वाइडर होते हैं। कस्टडी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकती है। गार्जियनशिप थोड़े परमानेंट नेचर की होती है। बेसिक ये पार्ट नहीं था एक्ट का, बट आई टोल्ड दिस बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इनके बीच में। लेट्स मूव अहेड। सेक्शन 1 and 2 सिंपल वही शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है कि इस एक्ट को हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट कहा जाएगा। एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदू डोमिसाइल टेरिटरीज जहां जहां पे एक्ट अप्लाई होता है, बेसिक सी बात है। सेक्शन 2 बोलता है एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 of 1890। तो देखो, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट एक है 1890 में पास हुआ था, तो ये जो एक्ट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये उसको सप्लीमेंट करेगा। ओके, इट इज सप्लीमेंटल टू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। ओके, सेक्शन 3 देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। किस किस पे एक्ट अप्लाई होगा? टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके प्लीज देख लेना। ओके, सेक्शन 4 डेफिनेशंस। अब ये है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कि इस सेक्शन में हमें डेफिनेशंस बताई हैं जो हम इस पूरे एक्ट में अलग अलग टाइम पे ये वर्ड्स यूज करेंगे। माइनर किसे कहते हैं? हु हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स। कोई भी जो 18 साल से कम उम्र का है उसे हम माइनर कहते हैं, और जो 18 से ऊपर है उन्हें हम मेजर कहते हैं। गार्जियन कौन है इस एक्ट के लिए? इट मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ। ठीक है, मतलब कोई इंसान जिसको केयर की जिम्मेदारी दी गई है उस माइनर की, उसकी प्रॉपर्टी की, या शायद दोनों, उसकी पर्सन और प्रॉपर्टी। पर्सन मतलब उस इंसान, उस बच्चे की, उस माइनर की, तो माइनर, प्रॉपर्टी या दोनों। एंड कौन कौन इंक्लूड होता है गार्जियन में? नेचुरल गार्जियन, या फिर कोई गार्जियन जो विल से अपॉइंट हुए हैं माइनर के फादर या मदर, यानी टेस्टामेंट्री गार्जियन। कोई चीज जो वसीयत के थ्रू की जाती है उसे हम टेस्टामेंट्री बोलते हैं। तीसरा है गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। कोर्ट किसी को अपॉइंट करता है कि आप इस बच्चे के गार्जियन का रोल प्ले करेंगे, तो वो होगा। फोर्थ, अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय अंडर और एनी एनैक्टमेंट रिलेटेड टू एनी कोर्ट ऑफ वर्ड्स। किसी भी एक्ट के थ्रू किसी इंसान को एम्पावर किया जा रहा है कि वो गार्जियन की तरह एक्ट करे, तो वो होगा। और सी पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे? नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं? जो सेक्शन 6 में मेंशन्ड है। हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 6 अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं समझाया था। सेक्शन 5 पे आते हैं, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। अनलेस एक्सप्रेसली ऐसा कहा नहीं जाता है, क्या लिखा है यहाँ पे? एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूजेज। कस्टम और यूजेज हम क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। उन्होंने कहा कि अनलेस ओपनली अलग से ऐसा मेंशन ना किया जाए तब तक कोई भी टेक्स्ट है, रूल है, कोई इंटरप्रिटेशन है हिंदू लॉ का, या कोई कस्टम या यूजेज या कोई रिवाज है आपके यहाँ का, जो इस एक्ट के आने से पहले लागू होता था, फोर्स में था, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा इस एक्ट जब से आएगा। और नेक्स्ट लिखा है, कोई भी और लॉ है जो भी फोर्स में है,
ठीक है, इस एक्ट के आने के पहले फोर्स में है, वो इट विल सीज टू हैव इफेक्ट, उसका भी काम खत्म हो जाएगा अगर वो इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो हमने पढ़ा है वही है। सेक्शन 6 पे आते हैं, नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर। अगर एक हिंदू है, माइनर है, माइनर हमने पढ़ा बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज जो होते हैं, तो उसका नेचुरल गार्जियन होता कौन है? द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन, प्रॉपर्टी और बोथ, एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ओके, जॉइंट फैमिली हम इस टॉपिक के बाद सेपरेटली कवर करेंगे, तो उसका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट जो है ये भी समझ लो, मैं आगे डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी ये। उसका जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है, उसका हिस्सा है, उसको साइड रख के माइनर की जो भी प्रॉपर्टी है और माइनर की एज अ पर्सन जो केयर है, ठीक है, उस केस में उसका नेचुरल गार्जियन कौन होता है? अगर लड़का है, ठीक है, या कोई अनमैरिड लड़की है, तो उसका नेचुरल गार्जियन उसका फादर होता है, और अगर फादर नहीं हो तो उसकी नेचुरल गार्जियन उसकी मदर होती हैं, प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर, जिसकी 5 साल की उम्र पूरी नहीं हुई है, ज्यादातर मदर को दी जाती है। सिंपल सी बात है, 5 साल से कम का बच्चा है, ज्यादातर कस्टडी उसकी मदर को दी जाती है। याद करो, हमने शुरू में बात किया था कस्टडी और गार्जियनशिप अलग चीज है। अगर इलेजिटिमेट बेटा है या इलेजिटिमेट अनमैरिड बेटी है, बेसिकली बच्चा अगर माइनर है और इलेजिटिमेट है, लड़का है या अनमैरिड बेटी है, तो उसकी नेचुरल गार्जियन उसकी मदर होती है, और मदर के केस में एब्सेंस में फादर होते हैं। तो यहाँ देखना, जब लेजिटिमेट बच्चा है, लड़का है या अनमैरिड बेटी है, तो पहले नेचुरल गार्जियन फादर है, फादर के एब्सेंस में मदर है। बट जब इलेजिटिमेट होगा तो ये उल्टा है, पहले मदर है फिर फादर है। ठीक है। सी, मैरिड गर्ल के केस में उसका गार्जियन कौन होता है? हस्बैंड। एक बार उस लड़की की आपने शादी करा दी, हमने अनमैरिड गर्ल ऊपर कवर किया है, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दोनों, बट एक बार उस लड़की की शादी हो जाएगी तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? उसका हस्बैंड होगा। आगे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अगर आप एक बच्चे के नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकते माइनर के, अगर ऐसी कंडीशन है तो यू सीज टू बी अ हिंदू, कन्वर्जन कर लिया उस इंसान ने, तो वो नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकता। कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ड बाय बिकमिंग अ हर्मिट, वानप्रस्थ आश्रम में चले गए हैं, और एन एसेटिक, सन्यासी हो गए हैं। तो बेसिकली अगर ये दो कंडीशंस हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं, हमने पढ़ा कि माइनर बॉय या अनमैरिड गर्ल के केस में पहले फादर होता है फिर मदर होती है। फादर ने मान लो अपना रिलीजन चेंज कर लिया और वो किसी और धर्म में चले गए, अब वो हिंदू नहीं है, तो उस केस में फादर की एब्सेंस मानी जाएगी। अब फादर की एब्सेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फादर की डेथ होना, फादर ने अगर कन्वर्जन कर लिया है, अपना धर्म बदल लिया है, या उन्होंने दुनिया रिनाउंस कर दी है, सन्यासी बन गए हैं, तो उस केस में फादर की एब्सेंस मानी जाएगी, और इस सिचुएशन में नेचुरल गार्जियनशिप किसके पास चली जाएगी? मदर के पास। सिंपल। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? इन दिस सेक्शन फादर एंड मदर डज नॉट इंक्लूड स्टेप फादर एंड स्टेप मदर। ये जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे फादर मदर मदर फादर जो बार बार बोल रहे हैं, इसमें स्टेप फादर यानी सौतेले पिता और स्टेप मदर यानी सौतेली माँ नहीं आते। वंस अगेन गिविंग अ रिमाइंडर बिकॉज आई सॉ समवन गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस, एडॉप्टिव फादर और स्टेप फादर अलग होते हैं। हम एडॉप्शन पूरा पढ़ चुके हैं। एडॉप्टिव फादर इज जिसने उस बच्चे को गोद लिया है, वो हर तरीके से उस बच्चे का पिता माना जाएगा, नेचुरल फादर के जैसा। ठीक। स्टेप फादर इज सौतेले पिता, यानी वो आपकी पत्नी का बच्चा है, आपका अपना बच्चा नहीं है, आपने उसे गोद भी नहीं लिया है, आप उसके स्टेप फादर हैं, तो आप उसके नेचुरल गार्जियन नहीं होगे। सिंपल। सेक्शन 7 क्या कहता है? नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एडॉप्टेड सन। अगर बेटा गोद लिया हुआ है तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? अगर आपने किसी को गोद लिया है तो उस माइनर की गार्जियनशिप तो पास हो जाती है, और जो नेचुरल पेरेंट थे उससे एडॉप्टिव पेरेंट्स पे, तो इसलिए उसके सबसे पहले कौन होगा? एडॉप्टिव फादर, एडॉप्टिव मदर। बेसिकली जैसे नेचुरल के केस में होता है, लेजिटिमेट बच्चे के केस में सेम होगा, एडॉप्टिव फादर, और अगर वो नहीं है तो एडॉप्टिव मदर। ठीक है। देखो ये वही बात थी जो हमने भी पढ़ी थी। एक केस देखो यहाँ था, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई। इसमें बोला गया था ये जो वर्ड आफ्टर है, कि फादर के आफ्टर, आफ्टर हिम इज एब्सेंस ऑफ फादर एंड नॉट आफ्टर लाइफ ऑफ फादर। ऐसा नहीं है कि फादर की डेथ के बाद ही वो पास होगा, ये बात मैं बता चुकी हूँ। आफ्टर का मतलब है एब्सेंस। एब्सेंस किसी एब्सेंस है या इनडिफरेंट है, बेसिकली उन्होंने बच्चे से कोई रिश्ता ही नहीं रखा है या छोड़ के चले गए हैं, उस केस में भी मदर नेचुरल गार्जियन होगी। सेक्शन 8 देखते हैं, पावर्स ऑफ अ नेचुरल गार्जियन, प्लस उन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। और सारी पावर्स होती हैं ऐसे सारे काम करने के लिए। ही हैज ऑल सच पावर्स टू डू ऑल सच एक्ट्स विच आर नेसेसरी, रीजनेबल और प्रॉपर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर,
ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो जरूरी है, रीजनेबल है या प्रॉपर है माइनर के बेनिफिट के लिए, ठीक है, या फिर रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट ऑफ माइनर्स एस्टेट, अगर उसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके बेनिफिट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, या उसको मिल जाए वो प्रॉपर्टी, उसके लिए कुछ भी ऐसा एक्शन जो लेने की जरूरत पड़े नेचुरल गार्जियन वो सारे स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। बट इन नो केस कैन बाइंड अ माइनर बाय अ पर्सनल कोवेनेंट, आप उसे बाइंड नहीं कर सकते पर्सनल कोवेनेंट में। अगला पॉइंट क्या है, कि वो ऐसा कोई भी एक्शन जो हमने पढ़ा वो नहीं करेंगे विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लिए बिना नहीं ले करेंगे। कौन से स्टेप्स हैं, मॉर्गेज यानी किसी चीज को गिरवी रखना, चार्ज, ट्रांसफर, कैसे, बाय, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ माइनर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। माइनर के पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप कोर्ट की परमिशन के लिए बिना ना तो उसको मॉर्गेज पे देंगे, ना उस पर कोई चार्ज लेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे उसे बेच के, गिफ्ट करके, किसी और को एक्सचेंज करके, या किसी भी और तरीके से आप कोर्ट की परमिशन के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लीज प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 5 years और फॉर मोर देन 1 year बियॉन्ड एज ऑफ मेजोरिटी। आप माइनर की प्रॉपर्टी को 5 साल से ज्यादा के लिए लीज पे नहीं दे सकते, ठीक है, कोर्ट की परमिशन के बिना, या फिर उसकी मेजोरिटी एज अटेन करने के मोर देन 1 year बियॉन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, कि जब वो मेजोरिटी एज यानी 18 पे पहुंच गया तो उससे 1 साल आगे तक मैक्सिमम, उससे बियॉन्ड आप नहीं दे सकते। थर्ड, एनी डिस्पोजल इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8 वॉइडेबल होगा। अगर आपने सेक्शन 8 की कोई भी बात नहीं मानी और उसके कॉन्ट्रावेंशन में, इफ यू एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8 देन आपका एक्शन वॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। फोर्थ, कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन। अच्छा, कोर्ट परमिशन देगा कब, अगर उन्हें लगता है कि नेसेसिटी है या उन्हें दिख रहा है कि माइनर का कोई बहुत क्लियर एडवांटेज है सिचुएशन में। और क्या लिखा है, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 हर हाल में फॉलो होगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमने यहाँ क्या देखा, द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट जो है वो अप्लाई होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जब आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी तो उस केस में गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 अप्लाई होगा, ठीक है, उसका सेक्शन 8 ऑफ 1890। प्रोसीडिंग्स इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन के चलते प्रोसीडिंग्स होंगी वो उस एक्ट के अंदर की प्रोसीडिंग मानी जाती हैं। और इसमें कोर्ट किसे कहते हैं, जो सिटी सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या जो भी कोर्ट एम्पावर्ड है जिनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है ये, ठीक है। कोर्ट ऑब्जर्व करेगा कि प्रोसीजर और पावर सब कुछ बेसिकली काम ढंग से हो रहा हो। अपील आप कर सकते हो उसके खिलाफ, ज्यादा इसमें कुछ रेलेवेंट नहीं है, मेन पॉइंट्स यही है सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्शन 1 टाइटल और एक्सटेंट की बात करता है कि एक्ट का नाम क्या है, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है। सेक्शन 2 बताता है कि ये जो एक्ट है ये सप्लीमेंटल है टू एक्ट 8 ऑफ गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1860। सेक्शन 3 बात करता है एप्लीकेशन की, हिंदूज पे अप्लाई होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 4 बात करता है डेफिनेशंस की, माइनर कौन होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, गार्जियन कौन होता है माइनर की प्रॉपर्टी या माइनर का खुद और दोनों का, नेचुरल गार्जियन हम अभी सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। गार्जियन कौन कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं, विल के थ्रू अपॉइंट किए जा सकते हैं, टेस्टामेंट्री हम सेक्शन 9 में पढ़ेंगे, कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किए जा सकते हैं, या फिर कोई एम्पावर्ड है किसी लॉ के अंदर, ठीक है। सेक्शन 5 ओवरराइडिंग इफेक्ट बताता है कि अगर आप एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट है जो पहले से चल रहा था और वो इस एक्ट के से इनकंसिस्टेंट है तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, कोई कस्टम में यूजेज है उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सेक्शन 6 हमने पढ़ा नेचुरल गार्जियन होता कौन है हिंदू माइनर का, तो उन्होंने कहा है कि अगर लड़का है, अनमैरिड लड़की है, तो पहले फादर होते हैं और उनकी एब्सेंस में मदर होते हैं, और नॉर्मली 5 साल से कम का बच्चा हो तो मदर को कस्टडी दे दी जाती है। इलेजिटिमेट बच्चा है तो पहले माँ होगी फिर फादर होंगे। मैरिड लड़की है तो उसका नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड होता है। कौन नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाएगा, अगर उसने कन्वर्जन कर लिया, रिलीजन चेंज कर लिया या वर्ड अनाउंस कर दिया। फादर मदर में कौन नहीं आता, स्टेप फादर, स्टेप मदर। सेक्शन 7 में क्या बोला, माइनर अडॉप्टेड सन अगर है तो उसके नेचुरल गार्जियन उसके अडॉप्टिव फादर होते हैं और उनकी एब्सेंस में अडॉप्टिव मदर होती हैं। सेक्शन 8 हमने पढ़ा ऑल पावर्स टू डू ऑल सच एक्ट्स, ऐसे हर काम को करने की पावर है जो नेसेसरी है, रीजनेबल है, प्रॉपर है फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, या जो उसके एस्टेट के लिए बेनिफिशियल है, वो सारे एक्ट गार्जियन, नेचुरल गार्जियन कर सकता है, पर उसको किसी पर्सनल कोवेनेंट में बाइंड नहीं कर सकता। कोर्ट की परमिशन लिए बिना आप ये काम नहीं कर सकते, मॉर्गेज करना, ट्रांसफर करना, सेल, गिफ्ट, कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है। एंड
आप उसकी प्रॉपर्टी 5 साल से ज्यादा के लिए लीज नहीं कर सकते कोर्ट से पूछे बिना, और उसकी मेजोरिटी एज यानी 18 अटेन होने के 1 साल के बियॉन्ड भी आप नहीं लीज कर सकते कोर्ट से पूछे बिना। कुछ भी आप करोगे जो क्या कहते हैं, एनी डिस्पोजल इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 8, इसके अगेंस्ट जाके कुछ भी करोगे तो अवॉइडेबल होगा। माइनर के इंस्टेंस पे या कोई और क्लेम करेगा उसके अंडर, वो चीज अवॉइडेबल डिक्लेयर हो सकती है। कोर्ट ये सब करने की परमिशन कब देगा? अगर उसे लगता है नेसेसिटी है या कोई क्लियर एडवांटेज है माइनर का, ठीक है। एंड गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट अप्लाई होगा सारी प्रोसीडिंग्स को लेके हर मामले में, ठीक है। सो हमने सेक्शन 1 to 8 यहाँ पे कवर कर लिया है। एक पार्ट 2 और आएगा जिसके बाद गार्जियनशिप एंड हो जाएगा, देन वील टॉक अबाउट सक्सेशन, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।